नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पाई ब्लॉकचेन की उस क्रांति की जिसे मैं कहता हूं इन्वर्टेड रेवोल्यूशन ऑफ अ ग्लोबल ओएस और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है, ये इतना बड़ा नाम क्यों दिया गया है और ये हम सबकी जिंदगी को कैसे बदल देगा। तो भाई आराम से बैठ जाइए, दिमाग को फोकस कर लीजिए, क्योंकि जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं वो न सिर्फ टेक्निकल है बल्कि सीधा आपके आने वाले कल और हमारी पूरी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉकचेन अब तक क्या करता आया है। अगर आसान भाषा में कहूं तो आज तक ब्लॉकचेन को हम एक डिजिटल लेजर के तौर पर जानते हैं। मतलब इसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो वेरीफाई होती हैं और फिर हमेशा के लिए स्टोर हो जाती हैं। इसी से हमें ट्रस्ट मिलता है कि डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन पाई ब्लॉकचेन यहां गेम बदल देता है, क्योंकि जब ये अपने अंदर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड सीपीयू आर्किटेक्चर को जोड़ देता है, तब ये सिर्फ एक लेजर नहीं रहता, ये बदल जाता है एक प्लैनेटरी स्केल सुपर कंप्यूटर में। अब इसका मतलब क्या है, इसे आसान शब्दों में समझो। ट्रांजैक्शन वैलिडेशन इक्वल्स कंप्यूटेशनल वर्क। मतलब अब ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं है, बल्कि ये खुद एक कैलकुलेशन वर्क बन जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एगल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। जहां पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कुछ रूल्स और कंडीशंस एग्जीक्यूट करते थे, वहीं अब ये असल में एक तरह का एप्लीकेशन बन जाएगा जो पूरी नेटवर्क पावर से प्रोसेस होगा। नोड कंट्रीब्यूशन एगल ग्लोबल सीपीयू पावर सप्लाई। मतलब जो लोग नोड चला रहे हैं वो सिर्फ ट्रांजैक्शन वैलिडेट नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी कंप्यूटिंग पावर को इस ग्लोबल सीपीयू को देंगे। तो भाई यहां से पाई ब्लॉकचेन सिर्फ फाइनेंशियल नेटवर्क नहीं रहेगा, बल्कि ये बन जाएगा एक यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर। और यही असली मैजिक है जो पूरे टेक वर्ल्ड की डेफिनेशन बदलने वाला है। अब एक एग्जाम्पल ले लो ताकि ये और साफ हो जाए। सोचो, आज जब तुम एक लैपटॉप या मोबाइल खरीदते हो तो तुम उसका प्रोसेसर देखते हो, रैम देखते हो, स्टोरेज देखते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें चाहिए कि वो डिवाइस पावरफुल हो ताकि तुम्हारे एप्स और सॉफ्टवेयर सही से चले। लेकिन जब पाई ब्लॉकचेन ग्लोबल प्रोसेसर बन जाएगा तो ये सिस्टम उल्टा हो जाएगा। तुम्हारा डिवाइस पावरफुल है या कमजोर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि असली प्रोसेसिंग पावर अब डिवाइस में नहीं बल्कि पाई नेटवर्क में होगी। मतलब तुम्हारा फोन सिर्फ एक इनपुट और आउटपुट मशीन होगा, जैसे तुमने कमांड दिया और पाई नेटवर्क ने प्रोसेस करके रिजल्ट तुम्हें वापस भेज दिया। तो भाई चाहे तुम्हारे पास 5000 का फोन हो या 1 लाख का फोन, दोनों की कैपेबिलिटी लगभग बराबर हो जाएगी, क्योंकि पीछे से पावर वही ग्लोबल प्रोसेसर देगा। दोस्तों अब सोचो इसका असर कितना बड़ा होगा। आज दुनिया में करोड़ों लोग हाई एंड डिवाइसेस नहीं खरीद सकते, लेकिन पाई के इस मॉडल में सबको सुपर कंप्यूटर लेवल पावर मिल जाएगी। मतलब हर इंसान को एडवांस्ड एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग तक एक्सेस मिल सकेगा, चाहे उसका डिवाइस कितना भी लो एंड क्यों ना हो। अब ये सुनकर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन जरूर आया होगा, भाई ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा लग रहा है जो Amazon, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा, लेकिन फर्क है, क्लाउड कंप्यूटिंग सेंट्रलाइज्ड है, मतलब कंट्रोल कुछ बड़ी कंपनीज के पास है, जबकि पाई नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड है और इसमें एक बिल्ट इन कंट्रीब्यूशन और रिवॉर्ड सिस्टम है। मतलब जो लोग नेटवर्क में योगदान देंगे उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। ये फीचर किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास नहीं है। दोस्तों ये था पहला स्टेप, लेजर से प्रोसेसर तक का सफर। अब आप समझ गए कि पाई ब्लॉकचेन सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बल्कि ये प्रोसेसिंग पावर को पूरी दुनिया में इक्वलाइज करने जा रहा है। ये शुरुआत है एक नए दौर की, जिसे मैं कहता हूं द मिनिमल डिवाइस ईरा। दोस्तों पिछली बार हमने देखा कि कैसे पाई ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर से निकलकर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर बन जाता है। अब अगला सवाल आता है, जब प्रोसेसर नेटवर्क के अंदर होगा तो इसका असर हमारे डिवाइसेस पर क्या पड़ेगा। यहीं से शुरू होता है एक नया दौर, जिसे मैं कहता हूं मिनिमल डिवाइस ईरा।
सोचो भाई, आज की तारीख में अगर तुम्हें कोई हैवी काम करना है, जैसे 3 रेंडरिंग, हाई लेवल एआई प्रोसेसिंग या फिर क्वांटम सिमुलेशन, तो तुम्हें चाहिए एक पावरफुल मशीन, मतलब हाई रैम, हाई जीपीयू और लेटेस्ट प्रोसेसर वाला कंप्यूटर। लेकिन इस सिस्टम में प्रॉब्लम यह है कि हर किसी के पास इतने महंगे डिवाइसेस खरीदने की ताकत नहीं है। लेकिन जब पाई ब्लॉकचेन एक ग्लोबल प्रोसेसर बन जाएगा, तो इस कंपटीशन की डायरेक्शन ही बदल जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा डिवाइस पावरफुल है या कमजोर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइस की रोल क्या होगी? डिवाइस अब सिर्फ एक इनपुट और आउटपुट टर्मिनल रहेगा। मतलब तुमने कमांड दिया, चाहे वो वॉइस हो, टेक्स्ट हो या कोई भी इंस्ट्रक्शन, और ये कमांड जाएगा पाई नेटवर्क के ग्लोबल प्रोसेसर में। वहां पर प्रोसेसिंग होगी सुपर कंप्यूटर लेवल पर और रिजल्ट वापस तुम्हारे डिवाइस पर डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब अब तुम्हारे डिवाइस के अंदर कैलकुलेशन पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिवाइस सिर्फ स्क्रीन और कीबोर्ड या टच स्क्रीन रहेगा, जबकि असली दिमाग होगा पाई नेटवर्क। इसका एग्जाम्पल समझो। मान लो तुम्हारे पास एक पुराना फोन है जो 5-6 साल पुराना है। नॉर्मली उस फोन में तुम सिर्फ कॉलिंग, व्हाट्सएप और बेसिक एप्स चला पाते हो। लेकिन अगर वो पाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो तुम उसी फोन पर वो एप्स भी चला पाओगे जिनके लिए आज हाई एंड डिवाइस चाहिए। मतलब तुम्हारे पुराने फोन पर भी तुम एआई मॉडल्स चला पाओगे, क्वांटम कंप्यूटिंग सिमुलेशंस कर पाओगे और हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स भी खेल पाओगे, क्योंकि प्रोसेसिंग पावर फोन में नहीं बल्कि पाई नेटवर्क में होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो वही चीज लग रही है जो हमें क्लाउड सर्विसेज में मिलती है, जैसे VMware, सिट्रिक्स या क्लाउड वर्चुअलाइजेशन। हाँ भाई, कॉन्सेप्ट सिमिलर है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। क्लाउड सर्विसेज सेंट्रलाइज्ड होती हैं। उनका कंट्रोल कुछ लिमिटेड कॉरपोरेशंस के पास होता है, जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। मतलब पावर और प्रॉफिट दोनों उन्हीं के हाथ में रहते हैं। लेकिन पाई नेटवर्क में सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कंट्रोल कम्युनिटी के पास है। और सबसे खास फीचर यह है कि यहां कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब अगर तुम नोड चला रहे हो और नेटवर्क को प्रोसेसिंग पावर दे रहे हो, तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा पाई कॉइन में। तो यहां हर कंट्रीब्यूटर असली स्टेक होल्डर है। ये मॉडल किसी भी एग्जिस्टिंग क्लाउड प्रोवाइडर में नहीं है। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, पाई एज द फर्स्ट ट्रू ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ नाम आते हैं, जैसे विंडोज, मैक OS और लिनक्स। ये वो सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर हमारे सारे एप्स चलते हैं। लेकिन इन OS की एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये सब सेंट्रलाइज्ड और प्रोप्राइटरी है। मतलब कंट्रोल पूरी तरह से एक कंपनी के हाथ में है। विंडोज का कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट के पास, मैक OS का कंट्रोल एप्पल के पास और इसी तरह बाकियों का। अब सोचो, अगर पूरा OS ही कम्युनिटी ओन्ड हो जाए, मतलब न सिर्फ एप्स बल्कि पूरा प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूशन लेयर कम्युनिटी के कंट्रोल में हो। यही कॉन्सेप्ट है पाई ग्लोबल OS। इस सिस्टम में एप्स लोकल डिवाइसेस पर इंस्टॉल नहीं होंगी, एप्स सीधे ग्लोबल प्रोसेसर पर रन होंगी। डिवाइसेस सिर्फ इंटरफेस बनकर रह जाएंगी। मतलब पाई ग्लोबल OS में ऐप एग्जीक्यूशन पूरी तरह से नेटवर्क पर होगी। चाहे तुम कहीं भी हो, कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें वही एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि असली एग्जीक्यूशन पाई नेटवर्क कर रहा होगा। अब यहां एक बहुत बड़ा इन्वर्जन होता है। आज तक कंप्यूटिंग का मॉडल था लोकल ओनरशिप और एग्जीक्यूशन। मतलब ऐप तुम्हारे डिवाइस में इंस्टॉल होगी और वहीं रन होगी। लेकिन पाई ग्लोबल OS इस मॉडल को उल्टा कर देता है। अब कंप्यूटिंग होगी शेयर्ड ओनरशिप और ग्लोबल एग्जीक्यूशन। मतलब अब पावर डिवाइस में नहीं रहेगी, पावर नेटवर्क में होगी। और यही ट्रांजिशन है जो पाई को बाकी सारे सिस्टम से यूनिक बनाता है। दोस्तों, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, तो ये सिर्फ टेक रेवोल्यूशन नहीं है, ये सीधा सीधा सिविलाइजेशनल शिफ्ट है। क्योंकि अब कंप्यूटिंग का कंट्रोल कंपनीज से निकलकर कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स के पास जा रहा है। ये सिस्टम हर किसी को इक्वल एक्सेस देगा, चाहे उसका डिवाइस कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो भाई, आज के इस पार्ट में हमने सीखा कैसे शुरू होता है मिनिमल डिवाइस एरा और कैसे पाई नेटवर्क
सिर्फ एक ब्लॉकचेन नहीं, बल्कि पूरा का पूरा ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। अगले पार्ट में हम डिटेल से समझेंगे इन्वर्टेड रेवोल्यूशन मतलब कैसे पाई लेगेसी पैराडाइम्स को पूरी तरह उल्टा कर देगा, सेंट्रलाइज्ड से डिसेंट्रलाइज्ड, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर और हार्डवेयर कंपटीशन से कंट्रीब्यूशन कंपटीशन तक का सफर। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कैसे पाई ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर से निकलकर ग्लोबल प्रोसेसर बन रहा है और कैसे ये पूरी दुनिया को ले जा रहा है मिनिमल डिवाइस ईरा और ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सिस्टम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि पूरी सिविलाइजेशन को कैसे पलट देगा। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, द इन्वर्टेड रेवोल्यूशन। सोचो भाई, आज हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी कुछ फिक्स रूल्स पर चल रही है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंडस्ट्री में मोनोपोली है। पावर और प्रॉफिट कुछ लिमिटेड कॉरपोरेशंस के पास है। यूजर्स का रोल सिर्फ कंज्यूमर तक सीमित है और डिवाइसेस की रेस सिर्फ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन पर टिक गई है। लेकिन पाई ब्लॉकचेन इन सारे पैराडाइम्स को पूरी तरह से उल्टा करने वाला है। मतलब जो रोल्स और रूल्स आज तक चले आ रहे थे, वो सब इन्वर्ट हो जाएंगे। आओ स्टेप बाय स्टेप इस रेवोल्यूशन को समझते हैं। सबसे पहला बदलाव है सेंट्रलाइज्ड से डिसेंट्रलाइज्ड। आज सॉफ्टवेयर और क्लाउड सर्विसेज का कंट्रोल कुछ बड़ी कंपनीज के हाथ में है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, अमेजॉन। ये सब हमारे डेटा और एप्लीकेशंस को कंट्रोल करते हैं। मतलब मोनोपोली इनके पास है और यूजर्स सिर्फ डिपेंडेंसी में जी रहे हैं। लेकिन पाई का मॉडल इस मोनोपोली को खत्म कर देता है, क्योंकि यहां कंट्रोल किसी सिंगल एंटिटी के पास नहीं रहेगा। कंट्रोल कम्युनिटी के पास होगा, कंट्रीब्यूटर्स के पास होगा। मतलब सॉफ्टवेयर मोनोपोलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और कम्युनिटीज असली को क्रिएटर्स बन जाएंगी। दूसरा बदलाव है कंज्यूमर से प्रोड्यूसर। आज यूजर सिर्फ कंज्यूमर है। मतलब हम एप्स का इस्तेमाल करते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं और कंपनीज को प्रॉफिट देते हैं, लेकिन हमें कोई ओनरशिप नहीं मिलती। पाई मॉडल इस रोल को पूरी तरह बदल देता है। यहां यूजर सिर्फ ऐप का कंज्यूमर नहीं रहेगा, बल्कि कंट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर भी बनेगा। मतलब जब तुम पाई नेटवर्क पर कोई कंट्रीब्यूशन करोगे, चाहे नोड चलाकर, एप्स डेवलप करके या इकोसिस्टम में वैल्यू जोड़कर, तो तुम सिर्फ यूजर नहीं बल्कि ओनर और प्रोड्यूसर भी बनोगे। ये इन्वर्जन यूजर्स को पैसिव रोल से निकालकर एक्टिव स्टेक होल्डर्स बना देता है। तीसरा बड़ा बदलाव है हार्डवेयर कंपटीशन से कंट्रीब्यूशन कंपटीशन। दोस्तों, आज टेक इंडस्ट्री का पूरा गेम हार्डवेयर स्पेक्स पर है। किसका प्रोसेसर फास्ट है, किसका जीपीयू स्ट्रांग है, किसके पास ज्यादा रैम है। मतलब कंपटीशन सिर्फ डिवाइस स्पेसिफिकेशन पर टिक गया है। लेकिन पाई ब्लॉकचेन इस गेम को उल्टा कर देता है। अब वैल्यू डिवाइस के स्पेक से नहीं, बल्कि तुम्हारे कंट्रीब्यूशन से डिफाइन होगी। मतलब जिसने जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है नेटवर्क में, उसकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू है। यहां पावर शो करने के लिए महंगे गैजेट्स की जरूरत नहीं, बल्कि असली पावर होगी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन। चौथा बड़ा बदलाव है क्लोज्ड मॉडल से ओपन इकोसिस्टम्स। आज मार्केट में क्लोज्ड सिस्टम्स हैं। एप्पल का इकोसिस्टम क्लोज्ड है, माइक्रोसॉफ्ट का इकोसिस्टम क्लोज्ड है, गूगल भी बहुत हद तक क्लोज्ड है। मतलब एक्सेस, इनोवेशन और प्रॉफिट सब लॉक हो जाता है प्रोप्राइटरी मॉडल्स में। लेकिन पाई मॉडल ओपन इकोसिस्टम लेकर आता है। मतलब हर कोई कंट्रीब्यूटर बन सकता है, हर कोई इनोवेटर बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, वैल्यू और प्रॉफिट सिर्फ टॉप कॉरपोरेशंस तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंट्रीब्यूटर्स के बीच। अब सोचो भाई, जब ये सारे पैराडाइम्स उल्टे हो जाएंगे, तो इसका असर सिर्फ टेक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा। ये असर सीधा इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर पर भी पड़ेगा। अब सॉफ्टवेयर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रहेगा, बल्कि शेयर्ड ओनरशिप सिस्टम होगा। अब यूजर्स सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं रहेंगे, बल्कि प्रोड्यूसर्स और स्टेक होल्डर्स बनेंगे। अब मोनोपोली कॉरपोरेशंस का कंट्रोल खत्म होगा और कम्युनिटी सेंटर स्टेज पर आ जाएंगी। इसको अगर आसान उदाहरण से समझो तो सोचो आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये प्लेटफॉर्म्स यूजर्स से कंटेंट लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट इन कॉरपोरेशंस को मिलता है।
यूजर्स को सिर्फ व्यूज और लाइक्स मिलते हैं, जबकि असली रेवेन्यू कंपनीज खा जाती हैं। लेकिन पाई मॉडल में यह सिस्टम उल्टा हो जाएगा। मतलब कंटेंट क्रिएटर्स और कंट्रीब्यूटर्स ही असली प्रॉफिट शेयर करेंगे। कॉरपोरेशंस सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स बनकर रह जाएंगी। यह है वह इन्वर्टेड रेवोल्यूशन जो यूजर्स को सिस्टम के सेंटर में ले आता है। तो भाई, इस भाग में आपने देखा कि कैसे पाई ब्लॉकचेन पुराने प्रतिमानों को पूरी तरह से उलट रहा है। केंद्रीकृत से विकेंद्रीकृत, उपभोक्ता से उत्पादक, हार्डवेयर से योगदान और बंद से खुले पारिस्थितिकी तंत्र तक का यह बदलाव सिर्फ तकनीकी विकास नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक क्रांति है। अगले भाग में हम बात करेंगे रणनीतिक निहितार्थों की, मतलब इसका असर आईटी उद्योग, क्लाउड सिस्टम, ओएस बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा। साथ ही कैसे ये डिजिटल असमानता को खत्म करके हर इंसान को समान पहुंच देगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, इसका असर ग्लोबल लेवल पर क्या होगा। मतलब रणनीतिक निहितार्थ क्या निकलेंगे इस मॉडल से। आओ इसको चरण दर चरण समझते हैं। सबसे पहला निहितार्थ है आईटी, क्लाउड और ओएस इंडस्ट्रीज का विघटन। भाई, आज सूचना प्रौद्योगिकी का नियंत्रण कुछ ही दिग्गजों के पास है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल। माइक्रोसॉफ्ट का नियंत्रण विंडोज और एज्योर पर है। एप्पल का नियंत्रण मैकओएस और आईक्लाउड पर है। गूगल का नियंत्रण एंड्रॉयड और गूगल क्लाउड पर है। मतलब पूरा मार्केट मोनोपोली में बंटा हुआ है। लेकिन पाई ब्लॉकचेन का मॉडल इन दिग्गजों की मोनोपोली को हिला देगा, क्योंकि अब उपयोगकर्ताओं को ऑपरेटिंग सिस्टम या क्लाउड सेवा के लिए किसी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ग्लोबल ओएस समुदाय के हाथ में होगा और प्रोसेसिंग पावर पूरी दुनिया में वितरित होगी। इससे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल जैसे दिग्गजों की भूमिका धीरे धीरे सेवा प्रदाताओं तक सीमित हो जाएगी। दूसरा इंप्लीकेशन है डिजिटल इक्विटी का विस्तार। दोस्तों, आज दुनिया में सबसे बड़ा डिवाइड है डिजिटल डिवाइड। मतलब विकसित देशों के पास उच्च अंत वाले उपकरण और उन्नत कंप्यूटिंग शक्ति है, लेकिन विकासशील देश पीछे रह जाते हैं। पोर कम्युनिटीज के पास वो एक्सेस ही नहीं है जो रिच कम्युनिटीज एंजॉय करती हैं। लेकिन पाई मॉडल इस डिवाइड को मिटा देगा, क्योंकि अब डिवाइस पावरफुल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा। हर डिवाइस को सुपर कंप्यूटर लेवल प्रोसेसिंग मिलेगी पाई नेटवर्क से। मतलब एक दूरस्थ गांव का छात्र भी उतना ही उन्नत एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग इस्तेमाल कर सकेगा जितना कोई बड़ी तकनीकी शहर में रहने वाला पेशेवर करता है। यह सिस्टम पहली बार ग्लोबल डिजिटल इक्विटी को संभव बनाता है। और भाई, यही है टेक्नोलॉजी का वास्तविक लोकतंत्रीकरण। तीसरा निहितार्थ है आर्थिक मॉडलों का परिवर्तन। आज अर्थव्यवस्था में मूल्य सृजन का सिस्टम है सॉफ्टवेयर, लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन। मतलब कंपनियां एप्स और सेवाएं बेचकर लाभ कमाती हैं। उपयोगकर्ता केवल भुगतान करते हैं और लाभ कंपनियों के पास चला जाता है। लेकिन पाई नेटवर्क इस मॉडल को उल्टा कर देता है। यहां मूल्य निर्माण योगदान से होगी। मतलब जिसने जितना योगदान किया है नेटवर्क में, उतना ही उसे इनाम मिलेगा। सॉफ्टवेयर अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रहेगा, बल्कि एक साझा स्वामित्व प्रणाली बन जाएगा। इससे आर्थिक मॉडल पूरी तरह से बदल जाएगा। चौथा निहितार्थ है विश्वास की पुनः परिभाषा। आज विश्वास की परिभाषा है या तो राज्य संस्थान या निगम। मतलब हम डेटा और कंप्यूटिंग के लिए सरकारों और कंपनियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन पाई मॉडल ट्रस्ट को समुदाय के सर्वसम्मति पर स्थानांतरित कर देता है। मतलब अब अधिकार किसी राज्य या निगम के पास नहीं होगा, बल्कि योगदानकर्ताओं के सामूहिक निर्णय पर होगा। यह बदलाव इतना बड़ा है कि इससे राजनीतिक प्रणालियां तक हिल सकती हैं, क्योंकि अब शक्ति का एकाधिकार सरकारों और निगमों से निकलकर समुदायों तक आ जाएगा। अब सोचो भाई, इन निहितार्थों का वास्तविक दुनिया में प्रभाव कितना जबरदस्त होगा। आईटी और क्लाउड एकाधिकार टूट जाएंगे, डिजिटल विभाजन खत्म हो जाएगा, आर्थिक शक्ति उपयोगकर्ता और योगदानकर्ता में बराबर हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल समझो। आज माइक्रोसॉफ्ट हर साल
बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग विंडोज लाइसेंस खरीदते हैं। गूगल क्लाउड और Amazon AWS बिलियंस कमाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उनकी क्लाउड सर्विसेज यूज करते हैं। लेकिन पाई मॉडल में यूजर्स खुद कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं और जो वैल्यू जनरेट होती है वो वापस कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब प्रॉफिट अब ऊपर बैठी कंपनीज नहीं खाएंगी, बल्कि कंट्रीब्यूटर्स और यूजर्स शेयर करेंगे। यानी सिस्टम पूरी तरह उल्टा हो जाएगा। और भाई, इसका एक कल्चरल इफेक्ट भी होगा। आज स्टेटस सिंबल है डिवाइस का ब्रांड और स्पेक्स। किसके पास लेटेस्ट आईफोन है, किसके पास फास्टेस्ट लैपटॉप है। लेकिन पाई नेटवर्क में स्टेटस सिंबल कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। मतलब किसने कितना कंट्रीब्यूशन किया है नेटवर्क में, वही असली रेस्पेक्ट का कारण होगा। ये कल्चरल शिफ्ट उतना ही बड़ा है जितना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आया था। बस फर्क इतना है कि इस बार रेवोल्यूशन टेक और इकोनॉमी को नहीं, बल्कि पूरी सिविलाइजेशन को इन्वर्ट कर रहा है। तो भाई, इस पार्ट में हमने देखा कि पाई ब्लॉकचेन के स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस कितने बड़े हैं। आईटी जायंट्स की मोनोपोली खत्म होना, डिजिटल इक्विटी बढ़ना, इकोनॉमिक मॉडल्स का ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रस्ट की रीडेफिनेशन। ये सब सिर्फ टेक चेंज नहीं है, ये ग्लोबल ऑर्डर का कंप्लीट रिस्ट्रक्चर है। अगले और आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे कंक्लूजन की। मतलब पाई ब्लॉकचेन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक इन्वर्टेड रेवोल्यूशन क्यों है, और ये पूरी ग्लोबल सिविलाइजेशन को कैसे नया रूप देगा। तो भाई, सरल शब्दों में इसका निष्कर्ष यही है, पाई ब्लॉकचेन केवल विकास नहीं है बल्कि एक उल्टा क्रांति है। जब हम विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब है क्रमिक परिवर्तन, धीरे धीरे सिस्टम का उन्नयन होना। जैसे जैसे कंप्यूटर ने धीरे धीरे आकार कम किया, फोन स्मार्ट बन गए, इंटरनेट तेज होता चला गया। ये सब विकास है। लेकिन क्रांति का मतलब है अचानक सब कुछ उल्टा हो जाना, सिस्टम पूरी तरह से बदल जाना। और भाई, पाई ब्लॉकचेन यही कर रहा है। आज तक हम कंप्यूटिंग को लोकल ओनरशिप मॉडल में समझते थे। मतलब हर इंसान को पावरफुल डिवाइस चाहिए, हर कंपनी को पावरफुल सर्वर चाहिए। लेकिन पाई ब्लॉकचेन इस मॉडल को उल्टा कर देता है। अब कंप्यूटिंग पावर लोकल नहीं रहेगी बल्कि ग्लोबल शेयर्ड सिस्टम बनेगी। यही है इन्वर्टेड रेवोल्यूशन। पाई ब्लॉकचेन हमें सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन तक सीमित नहीं रखता, ये पूरी दुनिया को एक ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम में बदल देता है, जहां हर डिवाइस सिर्फ एक इंटरफेस होगा और एक्चुअल प्रोसेसिंग ग्लोबल प्रोसेसर पर होगी। मतलब हर इंसान, चाहे किसी भी देश में हो, चाहे उसके पास उच्च अंत डिवाइस हो या निम्न अंत डिवाइस, उसे सुपर कंप्यूटर स्तर कंप्यूटिंग का समान एक्सेस मिलेगा। ये मॉडल माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों को अप्रचलित कर देगा, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर का स्वामित्व केंद्रीकृत नहीं होगा बल्कि समुदाय स्वामित्व वाला होगा। दोस्तों, अगर इसको और गहराई से देखें तो पाई ब्लॉकचेन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक सभ्यतागत चक्र इंजन है।